बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैज़ान भट्ट का सलाम। नाज़रीन, आज फिर हम अपने प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो दुआ से ही करेंगे कि अल्लाह पाक शिफात आ फरमाए पूरे पाकिस्तान की आवाम को। जो लोग भी कोरोना वबा की जद में आ रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपनी पनाह में रखे। क्योंकि ये जो वबा है ये नहीं देख रही कि कोई बच्चा है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई बड़ा है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई सियासतदान है। ये वबा हर किसी की तरफ बढ़ रही है और अल्लाह पाक सबको इससे महफूज रखे। क्योंकि कोई एक इससे अगर मुतासिर होता है तो उसके थ्रू बाकी भी कई लोग, स्पेशली जो उनकी फैमिली है, वो भी मुतासिर होती है। तो अल्लाह पाक सबको इस वबा से बचा के रखे। उसके बाद सेनेट की अगर हम बात करें, सेनेट में जो कैमरास का इशू चल रहा था उसके ऊपर 7 रुकनी एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो 1 महीने के अंदर अपना रिजल्ट अनाउंस करेगी और वो भी देखा जाएगा कि वो रिजल्ट क्या होता है। और उसके बाद खुद को कहने वाले कि पूरी पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करने वाले, आवाम के मसाइल उजागर करने वाले पीडीएम की अगर बात की जाए तो पीडीएम बिल्कुल कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। उनके अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और अपने मसाइल से वो दो चार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो वो लीडिंग रोल इसमें हमें उनका दिखाई देता है कि वो मौलाना मौलवी फजलुर रहमान साहब, उनको भी पीछे किया। नवाज शरीफ साहब की भी जो सियासत है और जो मरीम नवाज़ की स्पीच दर स्पीच जो सियासत चल रही थी उसको भी क्रॉस करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे है। इस पर अब पीपीपी और नून लीग ये आपस में एक दफ़ा फिर आमने सामने हो गए हैं। तो इसमें फजलुर रहमान साहब क्या करते हैं, क्या किरदार अदा करते हैं, क्या मुफाहमत आपस में हो सकती है, क्या अपोजिशन को यकजा करके हुकूमत के ख़िलाफ़ वो काम कर सकते हैं, तहरीक उठा सकते हैं, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके साथ साथ बीमारियाँ, जिस तरह हमने बात की कोरोना की, इसी तरह की एक बीमारी महंगाई भी है। और वो महंगाई की अगर हम बात करें तो हुकूमत की तरफ से तो महंगाई की जाती है, मुख्तलिफ टैक्स लगाए जाते हैं, IMF की तरफ से भी टैक्स लगाए जाते हैं। लेकिन जो लोग हम खुद ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और जो अपनी मन मर्जी करके रेट्स बढ़ा देते हैं चीज़ों के, तो इसमें हुकूमत की क्या गलती है, हमें खुद भी सोचना चाहिए। और आज जो प्रोग्राम है मैं उसमें अपने जो मेरे जितने गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सबसे पहले जिनका सहाफ़त में बहुत बड़ा नाम है, जिनकी फ़ैमिली बैकग्राउंड सहाफ़त की पाकिस्तान बनने से पहले की है, शामी फैमिली जो है वो भी इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल मुजीब शामी साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ वन एंड ओनली, जिनसे जितने भी सियासतदान करप्ट सियासतदान है बहुत डरते हैं उनकी स्पीच से, वन एंड ओनली हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार एहसान बिटालवी साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और उनके साथ साथ तशरीफ़ फरमा है जिनका मैं खुद भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और सिर्फ मैं फ़ैन नहीं हूँ, पूरा पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, अपनी आर्मी से मोहब्बत करता है, अपने बॉर्डर से मोहब्बत करता है, वो इनसे ज़रूर मोहब्बत करता है। तो आपने बचपन में हमेशा देखा होगा कि जब भी जंग की बात हो, पाकिस्तानी अवाम के अंदर जोश दिलाने की बात हो और उनको हुब्बुल वतनी याद करवाने की बात हो, तो हमेशा एक ड्रामा PTV पे भी लगता था। उसके बाद YouTube पे भी उसके काफ़ी प्रोग्राम्स हैं। मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब भी मैं सियासत की तरफ देखता हूँ तो बेशक डिसअपॉइंट होता हूँ, लेकिन जब इस तरह के ड्रामास देखता हूँ जो हमारी फ़ौज के ऊपर हैं तो एक एनर्जी सी आ जाती है और फिर दिल करता है कि जिस तरह उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी हमारी फ़ौज ने और आज तक देती आ रही है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी कुर्बानी दें। तो हमारे साथ मौजूद हैं मेजर अजीज़ भट्टी साहब और नासिर शिराजी साहब, जिनका नाम है लेकिन उनको सब जानते हैं मेजर अजीज़ भट्टी साहब के नाम से। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, विद सलूट। तो सर सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं नासिर शिराजी साहब। सर बल्कि मैं आपको अजीज़ भट्टी साहब के नाम से अगर कहूँ तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है कि इस वक्त आप मेरे साथ हैं, कि जब मैं कभी बचपन में सोच भी नहीं सकता था कि मेजर अजीज़ भट्टी साहब मेरे साथ होंगे। तो सर जो जोश एक आपने भी दिखाया, पाक आर्मी का भी दिखाया, मेजर अजीज़ भट्टी साहब ने जो कुर्बानियाँ दी शहीद ने, उनकी कुर्बानी, उनका जोश भी दिखाया। तो सर वो जोश आज हमारा कहाँ पे चला गया? पहले हम अपने मुल्क को बचाने के लिए अपनी जानें दे दिया करते थे, आज हम एक दूसरे को बीमारी से बचाने के लिए अवेयरनेस या SOPs के ऊपर फॉलो नहीं कर रहे। और जिस तरह वहाँ पर लोग मरते हैं, शहीद होते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी लोग मर रहे हैं। लेकिन जो हमारी कौम है उसका ध्यान इस तरफ नहीं है सर, कोरोना की तरफ नहीं है, बल्कि वो एक कहावत कही जाती है, मैं लास्ट भी प्रोग्राम में कहा था कि जिस तरह इटली में चले जाएं तो वो कहते हैं कि SOPs फॉलो करने हैं,
लंदन चले जाएं वो कहते हैं एसओपीज फॉलो करने हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में बात करें तो यहाँ पर ये कहावत कही जाती है कि जेड़ी रात कबर ही चे कबर ही चे। तो क्यों नहीं हम अवेयरनेस की तरफ जा रहे, पढ़ा लिखा माशरा होने के बावजूद। तो सर आप ये कोरोना के ऊपर प्लीज़ कोई कमेंट कीजिएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेके चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब। देखिए कोरोना के हवाले से पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम है और मैं उसे कहता हूँ कि एक प्रो कोरोना है, एक अगेंस्ट कोरोना है। एक प्रो अमेरिका है और एक अगेंस्ट अमेरिका है। राइट। ये बुनियादी तौर पे इसको आप बीमारी कहें, अजाब कहें, ड्रामा कहें, कहानी कहें, ये आई अमेरिका से है। राइट। अवाम के दिलों में, जहनों में जो सवाल उठते हैं उनका जवाब ना अमेरिका दे सका, ना यूरोप दे सका, ना हुकूमत पाकिस्तान दे सकी। जी। वो ये है कि फ़र्ज़ कर लीजिए ये सारी कहानी जो तराशी गई, बनाई गई, इसके पीछे कोई और मोटिव नहीं और ये बिल्कुल दुरुस्त है। जी। तो वो अमवात कहाँ गई जो हार्ट फेल से होती हैं, जो कैंसर से हो रही हैं, जो खुराक ना मिलने के सबब पूरी दुनिया में हो रही हैं, कहत किसी सूरत हाल है गरीब मुल्कों में। बिल्कुल ठीक है। वो अमवात, वो आदाद शुमार कहाँ हैं? बिल्कुल। और इस बीमारी से अगर लोग मर रहे हैं तो वो आदाद शुमार तो मिल रहे हैं कि आज इतने मर गए, आज इतने मर गए। आइडेंटिटी नहीं मिल रही, उनका डेटा नहीं मिल रहा कि वो कौन सा आदमी था, जॉब क्या करता था, उम्र क्या थी, ये वाला डेटा उसी तरह नहीं मिल रहा जिस तरह ट्विन टावर गिरने के बाद इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आई और असबाब जो हैं वो बयान नहीं किए गए और उससे कलाई खुल गई कि सारा ड्रामा था। जी। लोग इसको रिलेट करते हैं कि अमेरिका पे हम एतबार नहीं कर सकते। अमेरिका जो आदाद शुमार देता है, जो झूठ बोलता है, उस पर एतबार करना ज़रा मुश्किल है। बिल्कुल। और उसके हक में जो दलील दी जाती है वो ये है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं था इराक में, इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा दहशतगर्दी की जंग में मुसलमान इन्वॉल्व हैं, वो नहीं थे। ट्विन टावर वाला वाक़या फिर मैं बात करता हूँ दोबारा कि वो झूठ था, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। एबटाबाद में उसामा बिन लादेन नहीं था, अमेरिका ने कहा है, वो सब झूठ था। लीबिया पे चढ़ाई की गई, चूँकि लीबिया जो था बड़ा रिच मुल्क था, उसके अवाम बड़े खुशहाल थे, अवामी खुशहाली के लातादाद मंसूबे थे, मुसलमान जो है वो मुतमईन थे। बिल्कुल। मिस्र में वो जा घुसा वसाइल पे कब्जा करने के लिए, अफगानिस्तान में आया, शाम में आया जी। और जहाँ जहाँ तेल जब उसकी ज़रूरत थी, अब तो तेल की वो अहमियत नहीं रही, वो कीमतें नहीं रही जी। लेकिन जब उसको तेल की ज़रूरत थी उसने तेल पैदा करने वाले मुल्कों पे कब्जा किया। तो अमेरिका बुनियादी तौर पर झूठा मुल्क है, इंटरनेशनल फ्रॉडिया है। वो हर 3-4 साल के बाद एक नई कहानी तराशता है। तो कोरोना की कहानी उससे मिलती जुलती है। बीमारियां हैं, नमूनिया है, फेफड़ों की बीमारियां हैं, लेकिन उसके तदारुक के लिए ये क्यों नहीं सोचा जा रहा और आज तक कानून क्यों नहीं बन सका कि जनाब जो मिलावट शुदा ग़िज़ाएँ हमें मिल रही हैं जी। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान में हमें खालिश मिल रही हो। हालांकि हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें दूध है, कच्चा है, आटा है, सारी चीज़ें हैं। इवन अद्वियात, लाइफ सेविंग ड्रग जो थी वो खा के लोग मर गए। बिल्कुल। 100-200 से ज़्यादा अफराद की हलाकत हो गई, ना कोई मुकदमा, ना कोई जुर्माना, ना किसी को सज़ा। तो ये जो कंट्राडिक्शन है। और आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ कर ली इतनी मोहलक बीमारी है कि आपने रोड ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, दफातर बंद कर दिए, कारोबारी इदारे, मार्केट्स बंद कर दी, तो वो जो ट्रेन के डब्बे हैं जिसमें पहले 100 आदमी सफ़र करते थे, अब कहा जी 70% ऑक्यूपेंसी से ट्रेन चलती रहेगी और चल रही है जी। तो क्या कोरोना के साथ समझौता है कि 71 हो जाएंगे तो कोरोना आ जाएगा ट्रेन के डब्बे में और 70 होंगे तो नहीं आएगा? ठीक है। फिर हम अपनी आंखों से देखते हैं, बाजार भरे पड़े हैं। बिल्कुल। इनसाइड सिटी देख लें, बड़ी बड़ी मार्केट्स देख लें, लोग भरे पड़े हैं और वो इसलिए एसओपी की तरफ नहीं जा रहे। वो कहते हैं यार ये सब झूठा फ्रॉड है, हुकूमत के अपने मोटिव्स हैं, इंटरनेशनल एजेंडा है जी। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ जब से कोरोना आया तब से लेके हर 17 दिन के बाद एक नया अरबपति जो है वो बन रहा है और सामने आ रहा है। ठीक कह रहे हैं सर, एक नया अरबपति। ठीक है। और पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है। कौन लोग हैं जो लूट रहे हैं इस पेंडेमिक के नाम पे? वो सैनिटाइजर बनाने वाले हैं, वो मास्क बनाने वाले हैं। 2 रुपए कास्ट आ रही है, 20 रुपए का बिक रहा है। बिल्कुल। पानी घोल के उन्होंने सैनिटाइजर बना दिए जनाब। और ये भी सवाल उठता है कि जो जरसूमा जो है वो साबन से मर जाता है, वो इतना बड़ा थ्रेट कैसे हो गया जिंदगियों के लिए? तो मौत का खौफ बेचा जा रहा है। इन सवालों के जवाब हुकूमत नहीं दे सकी, अमेरिका नहीं दे सका,
बिल गेट्स की टीम नहीं दे सकी, उससे जो टूट के लोग अलहदा हुए हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ही की बात को अगर लेके आगे चलें, आपने जिस तरह कहा कि अमेरिका हमेशा चाहता है वो मुसलमान जहाँ पर तरक्की कर रहे होते हैं वहाँ पर आके उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है ताकि मुसलमान तरक्की ना कर सके। और आपने जितनी ममालिक की एग्जाम्पल दी, नो डाउट एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह ही है। लेकिन सर जब अमेरिका इतना ज़्यादा जुल्म कर रहा है तो अगर हम सऊदीया या अपने अरब ममालिक की तरफ देखें, वो उनको वेलकम कर रहे हैं, वो उनको अपनी जगह दे रहे हैं। वो जो मोदी चाय बेचने वाला है वो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है, उसको बुला के वो नोबेल प्राइज़ दे रहे हैं। तो सर ये क्या जो बाकी ममालिक है जिस तरह अमेरिका है या बाकी इंडिया है, इनको मौका जो मिलता है वो हम खुद मुसलमान नहीं दे रहे कि वो जुल्म भी कर रहे हैं और उनको हम अवार्ड भी दे रहे हैं? देखिए, मैंने अर्ज किया ना कि दुनिया प्रो अमेरिका एंड अगेंस्ट अमेरिका अब दो ब्लॉक पे है। पहले एक रशियन ब्लॉक था, एक अमेरिकन ब्लॉक था। रशिया टूटने के बाद अमेरिका एक इंटरनेशनल गुंडा है, वो दंदनाता फिर रहा है। अब चाइना से उसको थोड़ा सा थ्रेट भी महसूस हो रहा था। वो लोग जो कमजोर लोग हैं, सियासी तौर पे कमजोर हैं और मईशत के एतबार से कमजोर हैं या फौजी एतबार से अपनी सरहदों का दिफा नहीं कर सकते, वो ये लाइन टो करते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ भी है। बिल्कुल। तो इसका तो हल सिर्फ यही है कि मौशी तौर पे जो मुल्क मजबूत हैं वो अपने आप को फौजी लिहाज से मजबूत करें, अपनी पॉलिसियों में आज़ादाना जो रवैया है वो इख्तियार करें और इमोशनली या सोशली इकनॉमिकली ब्लैकमेल ना हो इन बड़ी ताकतों के हाथों। बल्कि हम ख्याल मुल्क जो है, इस्लामी ब्लॉक जो जितने हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक आबादी है, कई अरब की आबादी है, न्यूक्लियर पावर है इसमें, और इसमें पैसा मौजूद है, इसमें पेट्रोल मौजूद है। दुनिया की कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो मौजूद हो। लेकिन अमेरिका का जो रवैया वो ये कि वो शूट डाउन करता है वन आफ्टर अनदर, वो एक एक करके तबाह करता है, बाकी बैठ के तमाशा देख रहे होते हैं। ये अफसोसनाक तर्ज अमल है और ये बिल्कुल ठीक है, फिक्रिया भी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लम्हा फिक्रिया है। मैं बिटाली साहब सर आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह नासिर शराजी साहब ने बड़ी प्यारी बात की, बल्कि काफ़ी प्यारी बातें की, उसके बाद उन्होंने इसमें ये चीज़ भी कही कि जिस तरह रेट्स अगर बढ़ाने होते हैं, आप भी इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग करते हैं, तो वो हम खुद बढ़ा रहे होते हैं। वो तो सर अमेरिका या इंडिया नहीं बढ़ा रहा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी अगर कर रहे हैं वो तो हम खुद कर रहे हैं, वो अमेरिका या इंडिया नहीं कर रहा। जो हम मिक्सिंग कर रहे हैं दालों के अंदर, मिसालों के अंदर, वो इंडिया या अमेरिका नहीं कर रहा, वो हम खुद कर रहे हैं। तो सर क्या पहले जो दूसरे ममालिक हैं उनसे हमें लड़ने से पहले क्या हमें इंटरनली भी लड़ना चाहिए? जो हमारे अंदर लोग छुपे हुए हैं उनके साथ लड़ें ताकि ये जो दुश्मन हमारे अंदर छुपे हुए हैं इनका भी कला खमा किया जाए। बिटाली साहब। फैज़ान भट्ट, नासिर शाहिद साहब की बातें सुनने के बाद मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा आगे कुछ कहने की गुंजाइश। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन जो बात आपने कही जी कि अंदर की जंग और बाहर की जंग, जी, यकीन जान लें अगर हमारे अंदर वो मुनाफिकत, वो लूटमार ख़त्म हो जाए तो हम माशी तौर पे स्ट्रांग इतने हो सकते हैं कि कोई दूसरा मुल्क हमारा नाम देते भी डरे 1000 मरतबा सोचेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, हम बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। हम सोचते हैं फलां मुल्क दोस्त था आज दुश्मन क्यों बन गया, अमेरिका की दोस्ती कहाँ गई, चाइना की दोस्ती कहाँ। शरीफ आदमियों, मुल्कों में दोस्तियाँ नहीं होती, ठीक कह रहे हैं, मुल्कों में सिर्फ मफादात होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुल्कों की जंग सिर्फ मफादात की जंग है, कोई किसी किस्म की दोस्ती का कोई कंसेप्ट नहीं। आज तो आप अपने रिश्तेदार भाइयों के साथ दोस्ती का कोई कंसेप्ट नहीं रह गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक आदमी किसी चीज का लूट रहा है, उसी का भाई दूसरी चीज में लूट रहा है, उसी का भाई तीसरी चीज में लूट रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो और सबसे मुआशरे का जवाल जहाँ से शुरू होता है। अब मैं शामी साहब भी ऐसे बंदे की औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान में एक बड़ा नाम, नो डाउट एग्जैक्टली, और नासिर शराजी साहब बताते खुद एक बड़ा नाम सर, बेशक। मैं इन दोनों से ये पूछूंगा कि आप बड़ा आदमी किसको कहते हैं? जो बड़ा डाकू है, जो बड़ा चोर है, जो बड़ा जानी है, जो अपनी गाड़ियों में काले शीशे लगा के ज्यादा शराब सप्लाई करता है, ठीक है, जो अपनी गाड़ियों पे शीशे लगा के 4-4 गाड़ियां पीछे जाके लड़कियां सप्लाई करता है शाम को अफसरों को, वो बड़ा आदमी है हमारे यहाँ आज सर। और यही मुआशरे का सवाल है सबसे ज्यादा। ठीक कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि सर आज भी हमें मोहम्मद बिन कासिम की जरूरत है। नासिर शराजी को बताएं काले शीशे लगाने की जरूरत नहीं है, जो रोज यहाँ बैठ के इन लोगों को बेनकाब करता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ना इसने किसी की लड़की अगवा की है, ना किसी की बेटी के साथ ज्यादती की है जी, ना किसी का हक मारा है, ना ये कब्जा ग्रुप है, और ना ही किसी जज वगैरह की वीडियो बनाई होगी इन्होंने। कुछ भी नहीं, जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि फिर
ये जो काले शीशे वाले चोर हैं जी, इन्हें हम बड़ा आदमी किस खाते में कहते हैं, मुझे वो बता दें। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आप कहते हैं कि फिर जहां पैसा, जिस सोसाइटी का मयार पैसा, बिल्कुल, और उस पैसे की बुनियाद औरतें और शराब बन जाए, बिल्कुल ठीक है। उस सोसाइटी का अंजाम क्या होना है? अल्लाह का अजाब भी। और दुनिया में हम लोग उन्हें बेहया बेशर्म कहते भी अब डरते हैं, इसलिए ठीक कह रहे हैं। कि बकौल लोगों के वो बड़े आदमी हैं जी। जी आप उनका नाम क्यों लेते हो? तो बड़े आदमी हैं। बिल्कुल आज नवाज शरीफ का नाम लें, वो तो बड़ा बंदा है जी। बिल्कुल, बड़ा बंदा ताड़े मुल्क लौट के अमेरिका बैठा है। एक कराची का दूसरा लुटेरा है। जी कल की एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है राइट, कि 40 अरब रुपया शाहिद साहब सिर्फ कोरोना की वैक्सीन में से लूटा है। ऐसे ही है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिंध की गवर्नमेंट ने जी कितने अरब की गंदम लूट ली जी, कि जी चूहे खा गए हैं। अब अगर अपने आप को जो लोग चूहा समझते हैं, फिर तो हम भी मान लेते हैं कि चूहा ही खा गए हैं। पूरे मुल्क की मीशत को ये चूहे कुतर गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डायलू साहब, लेकिन इनसे हमें बचा किस तरह जाए, ये भी तो हम लोगों में से ही आते हैं। अब जो मिक्सिंग कर रहे हैं, जो 2 नंबरी कर रहे हैं, आज जुमल मुबारक, आज मस्जिदों में राज था, लेकिन 2 नंबरी आज भी चल रही होगी सर। फैजान साहब, जब अब चोरों और डाकुओं के लिए फूलों के हार लेके अदालतों के आगे जाएंगे, बिल्कुल ठीक और है। जब ये डाकू जमानत करा के बाहर निकल के विक्ट्री का निशान बनाएंगे, जी और वो लांती बेशर्म बेहया लोग इनके गले में हाथ डालेंगे, तो इस सोसाइटी ने कब ठीक होना है? सर ठीक कह रहे हैं, लेकिन अवाम ये कहती है कि उन्हें सजा तो अदालत दे, फिर हम भी उन्हें बुरा कहेंगे, हम भी कहेंगे ये करप्ट है, लेकिन वो उनको तो जब जमान सजा कौन दे? वो तो बाहर खड़े हो कहते हैं वो बेगुनाह है। बिल्कुल परसों आपने भी कह दिया था कि उनके खिलाफ सबूत कोई नहीं मिला। सर, नहीं मैं नहीं, अदलिया की बात बता रहा था सर, मैं नहीं कहा सबूत नहीं मिला जी, लेकिन अगर आपके तफ्तीशी कमजोर हैं, जिसके बारे में बार बार रो रहा हूँ जी, कि अगर नैब के और पुलिस के तफ्तीशी कमजोर हैं तो जुर्म कम नहीं हो सकता। सर ठीक कह रहे हैं, बल्कि वो जवेद लतीफ़ साहब जो नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने एक बात बांग्लादेश के लिहाज से भी की थी कि पाकिस्तान जिस तरह बांग्लादेश अलहदा हो गया, मुझे लग रहा है कि अब दोबारा अलहदगी होनी चाहिए। बेशरम आदमी आज हाई कोर्ट में उन्हें बुलाया गया, तो आज जज के सामने जज ने ये पूछा उनसे कि आपको शर्म नहीं है ये बात करते हुए, तो वो फिर उसी चीज पे डटे रहे। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल अपने बयान पर खड़ा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना जरूरी नहीं है। यहाँ इस टीवी पे नहीं कह सकता जी कि वो किस तरह अरबपति बना है। ठीक कह रहे हैं सर, आप मुझसे किसी तन्हाई में पूछते हैं, मैं बता दूंगा कौन कौन से नकाब लेके जाते रहे हैं जी, कौन कौन सी नकाब पोश खवातीन जाती रही हैं, कहाँ कहाँ नकाब पोश ने डाके मारे हैं जी, और कहाँ कहाँ की ये कब्जा ग्रुप का हिस्सा है, ये मुझसे पूछिएगा। नहीं बटाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये मैं आपसे पूछता रहूंगा, आप सारे मेरे सीनियर हैं, इंफॉर्मेशन भी बढ़ती है, और जो पूरी दुनिया पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपको देख रहा है। हम लोग जी बेशर्म होके उन लोगों को कंडेम नहीं करेंगे, राइट, और बेहिस्सी का मुजाहरा करते रहेंगे, राइट, और उन्हें अपने लीडर मुंतखब करते रहेंगे। आपने अभी सवाल किया कि वो कैसे ठीक होगा, जब हम अल्लाह और रसूल का फरमान मानना शुरू कर देंगे, और एक लुटेरे डाकू चोर को, जानी को, शराबी को, कब्जा ग्रुप को वोट देना बंद कर देंगे, और जो समझ लेंगे कि हमारी मौत एक दिन है और हम अल्लाह के सामने जवाब दे हैं, और ये जवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होना है, बिल्कुल, जिसके सामने आने से इलामा इकबाल जैसा वली अल्लाह भी डर गया था। बिल्कुल आप ठीक कि मेरा हिसाब अगर लेना ही, अव्वल तो हिसाब ना लेना, अगर लेना ही है तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मत लेना। क्या इनमें से किसी की गैरत जागती है, किसी को शर्म आती है कि उससे हिसाब देना है? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कब्र में कौन से कीड़ों ने खाना इन्हें, ये पता इन लोगों को? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पर मानते तो सब हैं कि हमने मरना है, लेकिन ये नहीं मानते कि मैंने मरना है, मैंने खुद मरना है, तो इस पर भी यहाँ पर मैं तो जवाब दे दिया फिर आपको। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो प्रोड्यूसर साहब की जानिब से ब्रेक का कहा जा रहा है, आपको पता बहुत जरूरी है ब्रेक। शम्स मैं माजरत खासतौर पे जब मैं बोल रहा हूँ तो ब्रेक बहुत जरूरी होती है। नहीं सर ये तो फिर नून लीग की तरफ से आया होगा लेटर के ब्रेक ली जाए। नाज़रीन यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू जिस तरह चल रही है इसी तरह इसको चलाते रहेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आने के बाद शामी साहब से भी मुख्तलिफ से सवालात करते हैं। प्लीज स्टे विद अस। लड़कियां
हेयर स्टाइल बदलती हैं, लेकिन बाल खराब हो जाएंगे ये सोचकर डरती हैं। मगर अब कोई फिक्र नहीं, अपनाएं वाटिका नरिशिंग शैम्पू। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की खूबियों से बना, जो बालों को खूबसूरत बना। तो हेयर स्टाइल बदलती रहे, इनको नरिशमेंट के साथ डैमेज होने से बचाएगा वाटिका नरिशिंग शैम्पू। अम्मी, मुझे कुछ ऐसा सिखा दे, जल्दी से डॉक्टर बना दे। आपके हाथ पे पट्टी पहनाऊंगी, आपके गाल पे दवा लगाऊंगी। अम्मी, जल्दी से एक टीचर बना दे। अब्बू को समझाऊंगी, डायरी में लिख के उनके अम्मी अब्बू को